Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Shrivastava. So आज की क्लास में again we are going to discuss about the antigen structure, antibody structure and उनके functions. So इसके पहले जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको एंटीबॉडीज के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये क्लास अटेंड करें तो उसके पहले वो क्लास अटेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी. आज हम इसके आगे की बात करेंगे. ऑलमोस्ट बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के पार्ट कंप्लीट हो गए थे. आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड उसके बाद उसका आइसोटाइप्स, एलोटाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विद द इम्यूनोग्लोबिन्स फंक्शन एंड देयर टाइप्स, देयर क्लासेस. तो स्टार्ट करते हैं. ये क्लास तभी देखना है आपको जब आपने पहली वाली क्लास देख ली है. चलिए मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर हमने देखा था, अब इन इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर या फिर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का अगर डाइजेशन किया जाए, डाइजेशन के लिए कुछ प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं. ये प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स यानी प्रोटीएजेस जो होते हैं ये क्लीव करते हैं और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हमें जनरेट होते हैं. अब ये जो क्लीवेज का प्रोसेस है ये या तो पैपेन के हेल्प से होता है या फिर पेप्सिन. ये पैपेन और पेप्सिन आपके दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी आपके कुछ प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि क्लीवेज करेंगे इस एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबिन का. अगर मैं बात करूं पैपेन की, तो पैपेन जो है ये एंजाइम आपके पपाया से लिया जाता है. पपाया जो यानी पपीता में पाया जाने वाला एंजाइम है और ये क्लीव करता है इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल को 3 पीसेस में, जिसमें 2 फैब के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं एंड 1 FC फ्रैगमेंट मिलते हैं. द फैब फ्रैगमेंट्स कंटेन्स द V variable region and bind antigen and the FC fragment is crystallizable and contain C region. अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो यहां पर हम पैपेन का डाइजेशन देख रहे हैं. ये पैपेन इस इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी को क्लीव करता है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट आपको 2 फैब के रीजन्स मिलते हैं, फैब मिलता है और एक आपका FC मिलता है. ये फैब जो है यहां पर ये पैराटोप पार्ट जो होता है ये इंटैक्ट है, दैट्स व्हाई ये एंटीजन से बाइंड करेगा, एंटीजन बाइंडिंग होगी. सो यहां पर एंटीजन बाइंडिंग देखी जाती है और ये FC रीजन जो है ये क्रिस्टलाइजेबल रीजन्स है. यहां पर जब पैपेन का डाइजेशन होता है तो इस पैपेन के डाइजेशन में आपका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है. यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग होगी. अब अगर हम क्लीवेज पेप्सिन से कराएं, पेप्सिन से अगर इम्यूनोग्लोबिन का हम क्लीवेज कराएं तो एक फैब, ये जो फैब है ये एक फैब के फ्रैगमेंट मिलेंगे एंड मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ FC फ्रैगमेंट्स. सो यहां पर कुछ छोटे छोटे FC के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं और एक लार्ज आपको फैब का फ्रैगमेंट मिलता है. सो यहां भी आपकी एंटीजन बाइंडिंग होगी एंड यहां पर प्रेसिपिटेशन देखा जाता है. प्रेसिपिटेशन यहां प्रेजेंट होता है बट द प्रेसिपिटेशन इज एब्सेंट जब ये क्लीवेज आपका पैपेन कर रहा है. तो ये आपके पैपेन और पेप्सिन के क्लीवेज और उसका प्रोडक्ट है, किस तरीके से क्लीवेज होता है, कितने आपको यहां पर फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन होते हैं. नाउ we'll start with the classes of immunoglobulin. अब ये जो क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबिन के, ये क्लासिफाइड होते हैं, डिफाइंड होते हैं बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स हैवी चेन. हैवी चेन के स्ट्रक्चर से ये डिफाइंड होते हैं, क्योंकि अगर आप हैवी चेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कुछ वेरिएबल रीजन एंड कुछ कांस्टेंट रीजन होते हैं. सो अगर मैं आपको इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था, लास्ट आपको बताया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर जो हैवी चेन या हैवी चेन्स होते हैं इस बेसिस पे क्लासेस होते हैं आपके एंटीबॉडीज के. 5 मेन हैवी चेन क्लासेस हैं या फिर आइसोटाइप्स हैं और ये होते हैं आपके IgG, IgA, IgD, IgE एंड IgM. ये आपके मेन क्लासेस हैं ऑफ इम्यूनोग्लोबिन. IgG को हम गामा भी बोलते हैं, IgA को अल्फा,
आईजी को अच्छा ये डी होगा, IG डी इस डेल्टा, ई क्या है एप्सिलॉन है और ये एम म्यू होता है। इसके कुछ सब क्लासेस भी होते हैं जैसे IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, ऐसे कुछ सब क्लासेस भी इनके प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हैवी चेन्स को यहाँ पर ग्रीक लेटर से जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया ऐसे डिफाइंड होता है। एंड ये जो आपका IgG है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है और यहाँ पर इसके डिफरेंट क्लासेस भी होते हैं, सब क्लासेस भी होते हैं जैसे IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, इस तरीके से आपके होते हैं। एंड इसे हम गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। सो ये जो आपके इम्यूनोग्लोबिन्स हैं इनमें जो अल्फा है, अल्फा भी अल्फा 1, अल्फा 2 और इसके भी सब क्लासेस होते हैं। एंड यहां पर IG में भी गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4। सो इस तरीके से आपके IgG या इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर अगर मैं आइसोटोप्स को डिफाइन करूं, सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स हैवी चेन कांस्टेंट रीजन। अगर सबसे पहले मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी एंड उसी बेसिस पे हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे ये होता है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था द स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं। एक इम्यूनोग्लोबिन का फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सबसे पहले यहां पर ऊपर के साइड पे कुछ वेरिएबल रीजन्स होते हैं एंड नीचे आपके कुछ कांस्टेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेरिएबल रीजन्स हैं इसे हम लाइट चेन के वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, और इधर हैवी चेन के वेरिएबल रीजन्स और हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन है। जैसे कांस्टेंट रीजन 1 है हैवी का, यहाँ पर हैवी का 2 है और यहाँ पर कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी 3 है। सिमिलरली इधर भी VL और CL जो कि ये लाइट चेन्स है, ये आपकी यहाँ पर ये पार्ट जो है ये लाइट चेन है जो बाहर की तरफ है, एंड ये VL और CL है यहाँ पर इसका वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। वही हैवी रीजन इधर प्रेजेंट है VH, CH1, CH2 एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 3। सो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर मैं आइसोटाइप को डिफाइन करूं, सो बेसिकली आइसोटाइप्स क्या होते हैं? आइसोटाइप्स ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं एंड लेकिन ये सेम एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर मैं एपिटोप की बात करूं, एपिटोप भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एपिटोप्स जो होते हैं ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि एंटीजन के सरफेस पे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये एंटीजन है तो ये एपिटोप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक एपिटोप भी हो सकता है और कई एपिटोप भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एपिटोप्स है ये बाइंड करते हैं किससे? पैराटोप से, जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर? ऑन द वेरिएबल रीजन्स ऑफ द VH और VL जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं एंटीबॉडीज के, ये पैराटोप उस पैराटोप से आकर के बाइंड करते हैं। अब जो कि आइसोटाइप्स क्या है? ये डिफरेंट क्लासेस को डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंट क्लासेस होते हैं ऑफ एंटीबॉडी, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, और ये डिफरेंट क्लासेस है एंटीबॉडी के जो कि सेम एपिटोप से बाइंड कर रहे हैं। अगर ये सेम एपिटोप से बाइंड कर रहे हैं, यहां पर एपिटोप क्या है? सेम है। मतलब कोई एपिटोप है, लेट्स से उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वो यहां भी बाइंड कर रहा है और इस वाले से भी बाइंड कर रहा है। मतलब यहां पर IG1 है, IgG1, IgGM, IgG1, IgM, ये दो अलग क्लास के आपके एंटीबॉडीज यहां बने हैं। अगर कोई एपिटोप है जो कि इससे भी बाइंड कर रहा है और इससे भी बाइंड कर रहा है, और ये दोनों एपिटोप क्या है? सेम एपिटोप है।
सेम एपिटोप है। सो एक सेम एपिटोप ही दो डिफरेंट क्लास के एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं और इसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अगर इन एंटीबॉडीज की बात की जाए तो यहां पर जो इनकी वेरिएबल रीजन्स हैं, जो कि ये वेरिएबल रीजन्स पे ही आपके पैराटोप्स होते हैं और ये सेम एपिटोप्स बाइंड कर रहे हैं, इट मींस दोनों के वेरिएबल रीजन्स यहां पर कांस्टेंट होते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके जो वेरिएबल रीजन्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल रीजन्स आर कांस्टेंट। थोड़ी सी यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, लेकिन बात एकदम सही है कि इनके जो वेरिएबल रीजन्स है ये जो है कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट है, इसीलिए सेम एपिटोप दोनों से बाइंड कर पा रहा है। सो वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल रीजन्स, ये क्या होते हैं, आर कांस्टेंट। और जो इनके कांस्टेंट रीजन है इनमें कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट रीजन भी सेम रहा और वेरिएबल रीजन भी सेम रहा तो दोनों जो एंटीबॉडीज हैं ये दो अलग एंटीबॉडीज तो होंगे ही नहीं, ये सेम क्लास के हो जाएंगे, लेकिन है ये डिफरेंट क्लास के, इसीलिए इनका कांस्टेंट रीजन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो वेरिएबल रीजन्स में कांस्टेंट होगा, दैट्स व्हाई सेम एंटीबॉडी आकर सेम एपिटोप से बाइंड करेगा एंटीजन आकर। और जो कांस्टेंट रीजन्स है जो कि नीचे प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको दिखा रखा है कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी 2, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी 3, तो ये कांस्टेंट रीजन से आपका बाइंड करता है। कांस्टेंट रीजन थोड़े वेरिएबल होंगे और वेरिएबल रीजन यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, ये आपके आइसोटोप्स होते हैं। सो आइसोटाइप्स होते हैं। सो बेसिकली आइसोटाइप्स आर एंटीबॉडीज ऑफ डिफरेंट क्लास which can bind with the same epitope and their variable regions are somewhere constant and their constant regions are variable, a little bit variable. ठीक है? So all the heavy chains constant region structure give rise to classes and subclasses together in the serum. मतलब इनका जो constant region है, heavy chain का जो constant region है, ये कहीं ना कहीं vary कर रहा है और इसी वजह से ये अलग अलग classes में define होते हैं। सो एंटीबॉडीज को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक डेफिनेशन यहाँ पर आइसोटाइप है। आइसोटाइप्स मतलब एंटीबॉडीज जो कि डिफरेंट क्लासेस के हैं लेकिन ये बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये सेम एपिटोप से बाइंड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो वेरिएबल रीजन्स है वो सेम है यानी कांस्टेंट है, और जो इनका कांस्टेंट रीजन है वो वैरी कर रहा है। दैट्स वाई ये कांस्टेंट रीजन ही वैरी कर रहा है, तभी ये अलग अलग क्लास और सब क्लास में ये डिफाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। सो ये आपके आइसोटाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर जो इनके कांस्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ये वैरी करे, यहाँ पर कुछ आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हम इनको बोलते हैं आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। ये आपका आइसोटाइप होता है जहां पर वेरिएबल रीजन कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट रीजन वैरी करेगा। अब ये जो आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट्स है ये कांस्टेंट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। सो लाइट चेन पे भी और हैवी चेन पे भी ये जो है प्रेजेंट है ऑन द कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन। अब अगर बात करें दूसरे टर्म की, ये टर्म है इडियोटाइप। ये जो इडियोटाइप्स हैं ये एंटीबॉडी सेम क्लास के होंगे लेकिन ये डिफरेंट एपिटोप को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर से सिमिलर दिखाऊं आपको तो ये क्या है, ये IgG1 और ये भी IgG1, ये सेम क्लास के हैं, दोनों एक ही क्लास के हैं लेकिन ये डिफरेंट एपिटोप से बाइंड कर रहे हैं। इट मींस इनका जो वेरिएबल रीजन है वो वैरी कर रहा है और कांस्टेंट रीजन समवेयर कांस्टेंट है। सो ऐसे एंटीबॉडी जो कि सेम क्लास के हैं लेकिन डिफरेंट एपिटोप को डिफरेंट एपिटोप से बाइंड करेंगे। एपिटोप्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एग्जांपल ईच इडियोटाइप रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट ऑफ द एंटीजन। अब ये इडियोटाइप्स अगर बोला जा रहा है,
इम्यूनोग्लोबिन को बोला जा रहा है कि ये इडियोटाइप्स है। इट मींस कि वो दोनों सेम क्लास के हैं लेकिन अलग अलग एपिटोप से बाइंड कर रहे हैं। और एपिटोप क्या है? एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। The unique amino acid sequence is present in paratope of variable regions of heavy and light chain of antibody. अब इनका जो वेरिएबल रीजन है ये वेरी कर रहा है, वेरिएबल रीजन ही पैराटोप बनाता है। पैराटोप क्या होता है? पैराटोप से ही आपके एपिटोप्स आकर बाइंड करते हैं। और पैराटोप को बनाता कौन है? पैराटोप जो है ये VH और VL मिलकर बनाते हैं, मींस वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट और हेवी चेन। इट मींस जो पैराटोप है वो आपस में वैरी कर रहे हैं, सेम क्लास के हैं और ये डिफरेंट एपिटोप से बाइंड करेंगे क्योंकि इनका पैराटोप अलग अलग है, लेकिन इनका कांस्टेंट रीजन समवेयर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये आपके क्या होते हैं? इडियोटाइप होते हैं। इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं आपके जो कि पैराटोप्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैराटोप है जो यहां पर प्रेजेंट होता है और वेरिएबल रीजन से फॉर्म होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको CDR के बारे में बताया था। ये जो CDRs होते हैं ये आपके पैराटोप से प्रेजेंट होते हैं। टोटल 12 CDRs होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल 12 हो गए, 12 नंबर होते हैं। ये CDRs वाले जो पैराटोप होते हैं इनके कलेक्शन को कलेक्शन ऑफ CDR, कलेक्शन ऑफ इडियोटाइप CDR जो होते हैं, अगर एक यहां पर ये अगर इस पर्टिकुलर पैराटोप की बात करें तो 1 2 3 1 2 3 यहां पर टोटल CDR कितने होंगे? 6 होंगे। CDR क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये जो CDR है ये टोटल आपके इस पैराटोप पे 6 होंगे और ये क्या होते हैं? ये कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन ऑफ इडियोटोप, और इन्हीं को हम इडियोटाइप बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ इडियोटोप एंड इसी को हम इडियोटाइप बोलते हैं, इडियोटाइप। सो आई होप आपको समझ में आया है इडियोटाइप क्या होता है। और जो भी चीजें मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूं बार बार, जैसे CDR हो गया, जैसे एपिटोप हो गया, पैराटोप, ये सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था इन द लास्ट क्लास। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एलोटाइप की। एलोटाइप्स क्या होते हैं? एलोटाइप्स आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स स्पेसिफाइड बाय द एलेलिक फॉर्म ऑफ द IG जीन्स। यहां पर क्या होता है? ये जो एलोटाइप्स है ये स्पीसीज में डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां पर माउस का है और स्ट्रेन A और ये स्ट्रेन B का यहां पर स्ट्रक्चर है। तो ये एलोटाइप्स एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडीज जो कि सेम क्लास के हैं और सेम एपिटोप को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके कहां प्रेजेंट है? जैसे यहां पर कांस्टेंट रीजन में बहुत ही माइनर डिफरेंस प्रेजेंट होता है। सो ये क्या है कि ये सेम क्लास से है, सेम एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन इनके कांस्टेंट रीजन थोड़े बहुत वैरी कर रहे हैं। और ये क्या है? ये एलेलिक फॉर्म्स में इनके डिफरेंस आ रहा है। और ये कैसे होते हैं? ये मीन्स दूसरे स्पीसीज की बात की कर रही है, मतलब स्पीसीज अलग होगा, उसमें आप एलोटाइप्स को डिफाइन करते हैं। सो मेनली इनके FC रीजन में ही डिफरेंस दिखाई देता है। इनका जो FC रीजन है इसी में मेन डिफरेंस इनका दिखाई देता है। ये हो गया आपका आइसोटाइप, इडियोटाइप और एलोटाइप, जो कि आपको इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर डिफरेंस में ही, अगर हम इम्यूनोग्लोबिन को डिफाइन करें कि इम्यूनोग्लोबिन के कैसे कैसे उनको अरेंज किया गया है, तो ये 3 तरह से इनको हम बोल सकते हैं। ये आइसोटाइप्स है, ये इडियोटाइप्स है और ये एलोटाइप्स है। अब अगर हम इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें और फंक्शन की बात करें, तो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ये हम IgG की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर IgG कहाँ पाया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले IgG जो होता है ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोमरिक फॉर्म में होता है, 150 किलो डाल्टन का होता है
और यहाँ पर इसका जो कंसेंट्रेशन है ये सबसे अबंडेंट होता है, ये अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। सो ये मोस्ट अबंडेंट होता है। इसके बाद इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। ये बाइवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, दो लाइट चेन, दो हैवी चेन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये लिंक्ड होते हैं। ये जो होते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए होते हैं इन द पैथोजन। इसके अलावा ये एक्टिवेट करते हैं क्लासिकल पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इनके कुछ सब क्लासेस हैं जैसे IgG, IG2, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। ये देखा जाए तो ये क्या होते हैं कि ये क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को as it bind to the receptor present on the surface of the placenta। इनका जो FC पोर्शन है ये बाइंड करता है रिसेप्टर से जो कि प्लेसेंटा के सरफेस पे है। इट इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज IgG। सो IgG जो है ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, अबंडेंट एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट होते हैं इन न्यूबॉर्न्स। इसके बाद दूसरे एंटीबॉडीज पे चलते हैं जो है आपका इम्यूनोग्लोबिन A। ये जो होते हैं ये दो फॉर्म में होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है और एक क्या होता है सीरम में प्रेजेंट होता है मोनोमेरिक फॉर्म में। जो सेक्रेटरी फॉर्म है ये डायमेरिक है। ये देखा जाए तो जो भी बॉडी के सेक्रीशंस है जैसे कि टीयर हो गया, मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया, इंटेस्टाइनल जेलाइटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सेक्रीशन, इन सारे सेक्रीशंस में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहां डाइमर में एक इनका स्ट्रक्चर में J चेन प्रेजेंट होता है जो कि जिससे ये लिंक्ड होते हैं डाइमर में एंड ये प्रोटेक्ट करते हैं एपिथेलियल सरफेस ऑफ द डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। सो अगेन ये भी जो है ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ एक्टिवेशन को एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सारे ही लगभग जो होते हैं ये आपके फॉरेन एंटीजन से लड़ने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स इसी तरीके से ले आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है IgM, ये आपका पेंटामेरिक है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है पेंटामेरिक, और ये जो कि पेंटामेरिक है तो एक साथ ये टोटल 10 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। ऐसा थ्योरेटिकली बोला जाता है कि ये 10 से बाइंड कर सकता है, लेकिन एक्चुअली ये 5 to 6 एंटीजन से ही बाइंड कर सकता है बिकॉज यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह प्रेजेंट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर 5 to 6 एंटीजन से ये एट अ टाइम बाइंड कर सकता है। ये भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, इन्फेक्शियस एजेंट टू एंटीजन। ये भी एक्टिवेट करते हैं क्लासिकल पाथवे जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के, ये उसे एक्टिवेट करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए IgG, IgM दोनों होते हैं। IgM थोड़ा ज्यादा नंबर में होता है। इसके बाद जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन है इट इज इम्यूनोग्लोबिन D। सो इम्यूनोग्लोबिन D जो होते हैं ये भी मोनोमर के फॉर्म में होते हैं और यहां पर लिखा है कि ये BCR की तरह प्रेजेंट होते हैं। सो ये B सेल्स के सरफेस पे एज अ BCR जो है ये B सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं IgD। यहां पर एक पॉइंट और है कि ये जो BCR के ऊपर प्रेजेंट है B सेल्स में, ये आफ्टर B सेल एक्टिवेशन, एक बार B सेल एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद ये BCR की तरह प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द B सेल्स। इसके बाद है आपका इम्यूनोग्लोबिन E। ये आपके मास्ट सेल यानी आपके जो मास्ट सेल होते हैं इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होते हैं। इट इज अगेन अ मोनोमर और ये प्रोटेक्ट करते हैं पैरासाइट से और बाइंड करते हैं हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल से के सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एलर्जिक
रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, मेनली इनका काम यही है। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में भी काम करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सो ये कुछ आपके इम्यूनोग्लोबिन के फंक्शंस हैं एंड स्ट्रक्चर काफी डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहां आपका इम्यूनोग्लोबिन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब कुछ ऐसे चीजें हमें पढ़नी, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वगैरह हमें डिस्कस करना है, एमएचसी पढ़ना है, हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस करना है। सो ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये जो आपका सेशन चल रहा है, फर्स्ट मैंने आपसे इम्यूनोलॉजी के कुछ इम्यून सेल्स वगैरह डिस्कस किए थे एंड ये क्लास 2 क्लास आपकी एंटीबॉडीज से रिलेटेड थी। ये सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी, PYQs जो कि आपसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दिस यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है इसे रीड कीजिए, समझिए। इसीलिए मैं पॉइंट्स भी यहाँ पर लेकर आती हूँ कि आप समझ सके पॉइंट से कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। एंड यस, आगे भी डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के पार्ट, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।